गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम लेके आए हैं आपके पास एडिटोरियल जो फर्स्ट पार्ट था वो सिंपल एक्सीडेंट पे था। ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म पे है, इसमें अच्छी आपकी रीडिंग स्किल बढ़ सकती है। तो क्या नाम है टॉपिक का, जल्दी देखिए। आज का ये द हिंदू का एडिटोरियल है और इसकी पीडीएफ आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, द सिलेक्शन कैंपस। ओके, तो आज क्या दिया है एडिटोरियल में। जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा एक तरह से, ठीक है। टॉपिक क्या लीजिए, एन एम्बिगुअस लेवी ऑन टैक्स ऑन पीएफ इनकम्स। क्या मीनिंग है इस बात का। देखो, एन एम्बिगुअस लेवी, इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं, देखो कि भाई जस्ट ए सेकेंड, हाँ, एनएम्बिगुअस लेवी। लेवी का मीनिंग क्या होता है, तब आप क्लियर कर पाओगे इस वर्ड को। लेवी का मतलब होता है अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है आप पे और जो उसको पैसा इकट्ठा कर रही है, टैक्स लगाना है एक तरफ से, लेवी का मीनिंग होता है। चलिए, और भी मीनिंग होता है पर यहाँ ये यूज़ हो रहा है। जब भी एक टैक्स की बात आएगी तो ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें, एम्बिगुअस क्या है इसमें, एम्बिगुअस का नॉट क्लियर। एम्बिगुअस मतलब इसका मीनिंग ना समझ आया आपको। तो ये जो भी टैक्स लगाया इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, बड़ा एम्बिगुअस हो चुका है ये टैक्स लगाना। किस पे बेस है पैराग्राफ, ऑन टैक्स ऑन पीएफ इनकम्स। पीएफ की फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या है प्रोविडेंट फंड। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप जैसे 10,000 कमाते हो महीने के या 50,000 कमाते हो, तो थोड़ा सा हिस्सा अपनी इनकम का, यूँ मान लो 2-3 हज़ार, तो आप प्रोविडेंट फंड में रख देते हैं। तो आपके वो पैसे जो होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं ये चीज़, कहते हैं ना थोड़ा टैक्स स्लैब से हम कम बचें कैसे, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना शुरू कर दो। तो आपकी इनकम मान लो 10,000 कमाते हो, 2,000 आपने प्रोविडेंट फंड में रख दिए, तो 8,000 रहेगी ना इनकम। और 8,000 इनकम पे अब टैक्स देख लेंगे कितना लगता है साल की जोड़कर, तो इसलिए बच जाता है थोड़ा सा। और अगर 10 की 10 को हिसाब करे तो वो टैक्स की स्लैब में आ जाएगा, इसलिए आदमी प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा डाल देता है, 2-3 हज़ार, ठीक है। और अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें एम्प्लॉयर भी कुछ वही सेम अमाउंट डालता है, ठीक है। गवर्नमेंट में भी हो सकता है ये चीज़, सेम अमाउंट गवर्नमेंट भरेगी और सेम अमाउंट आप भरेंगे और वो प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा हो जाएगा और लास्ट में जाकर आपको उस पर, जबकि इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। अब आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, पहले तो टैक्स कटता अगर ये सब ना करते, तो अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन द एंड, रिटायरमेंट के बाद या कैसे भी इंटरेस्ट हर साल लगता रहेगा और मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज़ पे, कह रहे हैं लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत चालाक हो चुके हैं। कैसे, अपने इनकम स्लैब में आने के लिए कि भाई 5 लाख पे इनकम में टैक्स लगना शुरू होता है, तो अपने आप को 5 लाख से कम दिखाने के लिए सारा पैसा प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं और इंटरेस्ट भी बाद में ले लेते हैं और ना टैक्स से भी बच जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है ये सब, और ये भी इसमें सफाई दी है कि ये तो हम अमीर लोगों पर लगा रहे हैं, गरीबों पर तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना। जिसका ज़्यादा है, जो जान करके अपना सारा पैसा प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं टैक्स से बचने के लिए, जो करोड़पति हैं, अच्छे अच्छे मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, उनके लिए ये तो इस पे बेस ये पैराग्राफ है। चलिए, द प्रपोज टैक्स ऑन पीएफ इनकम्स हैज़ इट्स लॉजिक। कह रहे हैं जो भी ये टैक्स लगाया है इसका एक लॉजिक है, बट ऑपरेशनल डिटेल्स नीड्स अ रीविजिट। कह रहे हैं बट इसका कैसे लगेगा, इसकी डिटेल को दोबारा देखने की ज़रूरत है। चलिए, ऑपरेशनल का मतलब कैसे लगाया जाएगा, कैसे क्या कुछ होगा बताना पड़ेगा, दोबारा विजिट करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। ये नहीं कहीं जाना है, रीविजिट का मतलब यूज़ कैसे होगा, कैसे इसे देखने की ज़रूरत है दोबारा से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ स्ट्रेस्ड दैट बजट 2021 टू रेजिज रिसोर्सेज टू पुश द इकोनॉमी विदाउट इंक्रीज टैक्सेशन। तो उन्होंने किस बात पे जोर दिया, जो इस बार का बजट दिया उन्होंने कहा हम अपने रिसोर्स को रेज कैसे किए। रेज का मतलब एक तो उठाना होता है, इनकम रिसोर्स रेज, इनकम रेज, इसका मतलब होता है किस तरह से सरकार इनकम ले सके, कमा सके, ताकि वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पुल वगैरह बना सके, कुछ कहीं इकोनॉमी के लिए लगा सके। तो कैसे हम फंड को इकट्ठा करें इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बिना टैक्स को बढ़ाए, तो इस बात पे जोर दिया उन्होंने। हाउएवर, हालांकि वन चेंज जो हुआ है इनकम टैक्स लॉ प्रपोज इन द फाइनेंस बिल 2021 हैज़ ट्रिगर्ड एंजाइटीज। क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार देखते हैं दोबारा से। देखो, कह रहे हैं हाउएवर द इनकम टैक्स लॉ प्रपोज इन द फाइनेंस बिल 2000 हैज़ ट्रिगर्ड एंजाइटीज। ओके, तो कह रहे हैं जबकि बल्कि एक जो लॉ लाया
गया इसमें, प्रपोज का मतलब लाना, लाया गया है, क्या कहा है उसने एंजाइटी बढ़ा दी है। ट्रिगर्ड का मतलब कोई चीज़ हो जाना, एंजाइटी बढ़ा दी है फॉर सैलरीड क्लास, किनकी, जो सैलरी क्लास के पीपल है, जो जॉब करते हैं। विड्रॉइंग का मतलब हटा लेना, टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स में छूट हटा ली, ऑन इंटरेस्ट इनकम एक्रूड इनटू प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। एक्रूड इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ एक्यूमुलेट करना, जमा करते रहना, टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, जमा करते रहो, एक्यूमुलेट। तो ये कह रहे हैं जो ये छूट उन्होंने हटा ली है इंटरेस्ट इनकम पे, टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इंटरेस्ट इनकम एक्रूड इनटू प्रोविडेंट फंड्स अकाउंट अराइजिंग, क्या कह रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग ₹2.5 लाख इन ए प्रीवियस ईयर इन डेट फंड। कह रहे हैं अगर किसी एम्प्लॉय का अकाउंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है, प्रीवियस ईयर में भी चाहे हो गई है, प्रीवियस ईयर का मतलब पहले से लगना शुरू हो जाएगा, अब 1 साल पहले से ही, जिसकी 2.5 लाख से ऊपर हो गई है, उसके लिए क्या कह दिया है गवर्नमेंट ने, उस पर ये टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके लिए टैक्स में जो छूट है, ये जो क्या कह रहे हैं विड्रॉइंग, टैक्स में जो छूट है वो हटा ली जाएगी। अब तुम्हें जो 2.5 लाख तक अपना इकट्ठा करेंगे उसमें पैसा प्रोविडेंट फंड में, उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। जो 2.5 लाख से ऊपर जैसे ही हुआ उस पर हम टैक्स लगा के हम अपने पास ले लेंगे, वो पैसे को टैक्स लगा देंगे, क्योंकि आप तो बचाए जा रहे हो, यूज़ कर नहीं रहे, ना कि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा कहीं भी सेव करते रहो। सेविंग से होगा क्या, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं होता सेविंग से, बिजनेस करने से होता है कि उस पैसे को यूज़ करो कहीं पर, उसमें इकट्ठा कर रहे हो टैक्स से बचने के लिए। हम तो 2.5 लाख तक देखेंगे तुम्हें, उसके बाद तो हम टैक्स लगाएंगे। ये कुछ चालाकी हो रही है यहाँ पे। कह रहे हैं कब से, प्रीवियस ईयर में भी माना जाएगा। कह रहे हैं ये कब से लागू हो जाएगा, या तो अप्रैल को या उसके बाद, अप्रैल 1, 2021। द रैशनल का मीन्स होता है किसी चीज़ पे तर्क दे, रीज़न बिहाइंड समथिंग, कुछ आप करने जा रहे हो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये कह रहे हैं रैशनल जो है, सम एम्प्लॉइज़, क्या उन्होंने रीजनिंग दी है सीतारमन जी ने, सम एम्प्लॉयज़ आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट्स इनटू देयर पीएफ अकाउंट्स। कह रहे हैं कई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अपने ह्यूज अमाउंट डाल देते हैं पीएफ अकाउंट में, बहुत ज़्यादा। कहा था ना कई लोग चालाक होते हैं तो टैक्स से बचने के लिए, एंड गेटिंग टैक्स फ्री इनकम्स, और टैक्स फ्री इनकम हो जाती है उनकी, सारा अमाउंट पीएफ में डाल देते हैं और उसमें भी रिटायरमेंट के टाइम इंटरेस्ट ले लेते हैं। चलो, सब्सिक्वेंटली का मतलब किसी चीज़ के बाद, सब्सिक्वेंटली किसी चीज़ के बाद। तो इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने क्या पॉइंट किया, दैट टैक्स विल ओनली अफेक्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। कह रहे हैं जो भी हमने टैक्स लाएंगे उन्हीं को प्रभाव डालेगा, किन पे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI, जिसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म का क्या बना रखा है, एब्रीवेशन बना रखी है, आगे भी यूज आएगी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब कह रहे हैं उन्हीं को अफेक्ट करेगा जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, उन्हीं को करेगा, क्योंकि उनका प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख से तो ऊपर जाएगा ही। ये मिडिल क्लास को नहीं करेगा, जो ऊपर के लोग हैं उनको करेगा, जिनकी हाई बहुत ही अच्छी इनकम है, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हैं, पता नहीं उनकी तनख्वाही 4-4, 10-10 लाख है महीने की, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं उन्हीं को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो सारा पैसा उसी में डाल देते हैं बचने के लिए। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर दी, ये कौन होते हैं। अगर हम 100 लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड देखें तो उनका अकाउंट्स हेड कितना था, कंबाइंड बैलेंस ऑफ ओवर 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा था उनके प्रोविडेंट फंड में, सिर्फ 100 एम्प्लॉयज़ का। देखिए कितने बड़ा अमाउंट वो इकट्ठा करके बैठे थे। तो ये बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हम तो उन्हीं को अफेक्ट डालेंगे। कैसे, प्रोविडेंट फंड के बहाने वो पैसा डाल रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट टैक्स देने की बजाय खुद बचा रहे हैं उस पैसे को। चलिए, कह रहे हैं इट कैन बी नो वंस केस, ये एक एडीएम लगा लो, इसका मतलब होता है अंडर नॉट एनी सर्कम, किसी भी हालत में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांस। ठीक है, कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम पर जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज वे में सैलरी आए किसी के, ये नहीं कोई दिन के हिसाब से लग रहा हो। फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर हैं शुड बिकम एन इन्वेस्टमेंट हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, एक नाइस प्लेस, ऐसी जगह जहाँ अपना पैसा रख सकते हो बचाने के लिए, जहाँ सेफ है आपका पैसा। इन्वेस्टमेंट हेवन का मतलब सेफ प्लेस वेर यू कैन कीप योर मनी, जहाँ आप अपना पैसा रख सकते हैं और सेफ भी है। फॉर द वेल हील्ड भी देखो एक वर्ड यूज़ होता है। ये जो वर्ड होते हैं ना, सीधा नहीं लिखेगा, दिखाएगा कि मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, सीधा लिख दे रिच, तो ये रिच लोगों का होता है। ठीक है, इसलिए ये द हिंदू पढ़ा है इसलिए जाते हुए इसमें अजीब से वर्ड आते हैं। वेल हील्ड का मीनिंग होता है रिच लोग। ठीक है, कॉर्पोरेट टॉप ब्रास का मीनिंग होता है जो सबसे हायर अथॉरिटी के ऑफिशियल हैं,
जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, सबसे हायर अथॉरिटी सीईओ की मान लो आप, तो सीईओ को कह दिया, तो कह रहे हैं ये किसी भी हालत में कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये किस लिए लाई जाती है कि रिटायरमेंट के टाइम आप कुछ पैसा हो आपके पास, ठीक है, कि आपकी जो पेंशन तो दे नहीं रही सरकार हर जॉब के ऊपर, और प्राइवेट वालों की तो वैसे भी नहीं होती, तो भाई रिटायरमेंट हो जाए तो कुछ काम आ जाए पैसा। तो ये कह रहे हैं शुड बिकम एन इन्वेस्टमेंट हेवन फॉर द वेल हील्ड कॉर्पोरेट टॉप ब्रास। तो ये यही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में सोशल सिक्योरिटी स्कीम को यूज़ नहीं किया जा सकता अपना इन्वेस्टमेंट हेवन, कि भाई पैसा मेरा तो सेफ पड़ा है, और वो भी उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अमीर कॉर्पोरेट लोग हैं। टॉप ब्रास मतलब ऊपर हायर अथॉरिटी के पीपल है। अगर आपको इसकी वो कैब की PDF चाहिए तो आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि बात तो ये कह दी कि हम तो अमीरों पे लगा रहे हैं, वो बहुत पैसा बचाते हैं। हालांकि सरकार ने जो थ्रेशोल्ड एक ऐसी लिमिट होती है जिसके बाद कुछ लगना शुरू होगा, ठीक है, जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड अमाउंट, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि आपकी ट्रांजेक्शन इससे ऊपर हुई तो आप पे ट्रांजेक्शन ही डिक्लाइन हो जाएगी आपकी, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, ठीक है। आपने अगर 4 ट्रांजेक्शन से ऊपर कर दी तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट खत्म, अब आप नहीं कर पाओगे, कोई लिमिट सेट करना। तो कह रहे हैं जो लिमिट सेट की है सिर्फ 2.5 लाख की है ना, टू प्रपोज की गई टू एक्सक्लूड द सो कॉल्ड HNIs। सो कॉल्ड मतलब किसी की ज़्यादा मजाक उड़ाकर बोलना, ये जो सो कॉल्ड बता रहे हो ना तुम हायर नेट वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये तुमने थ्रेशोल्ड तो बहुत कम यू करी है, सिर्फ 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 1 रुपया भी किसी का ऊपर है तो आप टैक्स लगा रहे हो, ठीक है। 2.5 लाख होता ही कितना है, उन्हें आप कह रहे हो कि ये सो कॉल्ड वो हैं HNIs है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये तो। अरे 2.5 लाख क्या 3 लाख भी कोई ना कोई सिंपल आदमी बचा ही लेता है प्रोविडेंट फंड में साल के। देखो आगे बोलेगा, एज इट वुड एंड अप पार्सली टैक्सिंग PF इनकम फॉर इवन दोज पुटिंग अवे 21,000 अ मंथ टुवार्ड्स देयर रिटायरमेंट। कह रहे हैं इट वुड एंड अप का मतलब कहीं पहुँचना होता है, किसी डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुँचना। कह रहे हैं कंप्लीटली तो नहीं, पार्शली क्या हो जाएगा, तुम टैक्स उस पे लगा रहे हो जो केवल बेचारा 21,000 मंथ बचाता है अपने रिटायरमेंट के लिए, तुम उसी पे लगा रहे हो, ठीक है। और उसे कह रहे हो तुम वो तो HNIs है, मतलब हायर नेट है वर्थ है उनकी, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो। कह तो दिया तुमने कि हम तो हायर जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर लगाएंगे, तो 2.5 लाख के हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो जो आदमी 21,000 पर मंथ बचा रहा है अपनी रिटायरमेंट के लिए, आ गया वो इसमें 21,000 पर मंथ बचा रहा है तो आगे 2.5 लाख आ गया। तो जो 21,000 ही बेचारा सिर्फ बचा रहा है, मान लो किसी की तनख्वाह 60,000 है और वो 21,000 प्रोविडेंट फंड में डाल देता है, बाकी अपना खर्चा कर लेता है, तो 60,000 वाला भी तुमने इसमें ले ही लिया, भाई दो हमें टैक्स। तो तुम काहे कि ये फालतू बात कर रहे हो कि अमीरों पे लगा रहे हैं हम तो। चलिए जो 21,000 डाल रहे हैं हर महीने के वो भी आ गया इसमें लपेटे में। चलिए पढ़ते हैं आगे। हार्डली ए टिपिकल मतलब जो किसी तरह की जिसमें करेक्टरिस्टिक हो, शोइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। हार्डली ए टिपिकल HNI गिवन इट में टेक द सेवर डिकेड्स टू अटेन 1 करोड़ रुपी PF बैलेंस। कह रहे हैं जो इस तरह का HNI है जो सिर्फ 21,000 रुपये ही बचाता है और जिस पे तुम टैक्स लगा दोगे 21,000 वाले पे भी, वो भी आ गया ना इसके अंडर, क्योंकि 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, उसको तो कई साल, ऐसे सेवर को कई साल लग जाएंगे जो पैसा बचाने वाला है 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा करने में, कई साल, डिकेड्स, 10 साल का एक होता है ना, कई लग जाएंगे ऐसे तो जिन पे आप लगा रहे हो और बात कर रहे हो वो, अरे उसे 1 करोड़ रुपया ना इकट्ठा हो, ठीक है, तो आप लगा क्यों रहे हो ऐसे लोगों पर। कह रहे हो थ्रेश होल्ड लिमिट तो सिर्फ 2.5 लाख रख दी और कह रहे हो हम तो हायर वाले पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट, और जो आपने ये लिमिट बताई है ना सिर्फ 2.5 लाख, ये तो उससे भी मैच नहीं खाती जो आपने पिछले साल कहा था 7.5 लाख लिमिट सेट इन द लास्ट ईयर्स बजट फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इनटू द EPF। पिछले साल सरकार ने कहा था कोई भी एम्प्लॉय 7.5 लाख से ऊपर अपने प्रोविडेंट फंड में नहीं रखेगा, कह दिया आपने आखिरी साल, ठीक है। जब कह ही दिया था तो 7.5 लाख तो रखते कम से कम, जब आप खुद कह रहे हो कि 7.5 लाख ही जमा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं जमा करना ताकि आपकी इनकम नीचे आ जाए स्लैब से और आप फिर टैक्स लगना आप पे बंद हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और फिर कह रहे हो 7.5 लाख पिछले साल का और अब कह रहे हो 2.5 लाख वाले पे भी लगा देंगे, कम से कम 7.5 से ऊपर वाले पे लगाओ, उससे भी मैच नहीं खा रही आपकी ये बात। चलिए नेक्स्ट,
नेशनल पेंशन सिस्टम और अदर सुपर एनुएशन फंड्स रूल्स फॉर विच आर येट टू बी नोटिफाइड। कह रहे हैं जो भी आपने लास्ट ईयर बताया था कि चाहे नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू आप पैसा जमा कर रहे हैं या और कोई सुपर एनुएशन फंड है जिसके रूल्स अभी तक आए भी नहीं है, ठीक है। पिछले साल तो आपने ये कहा था 7.5 लाख, उससे भी ये लिमिट कम है 2.5 लाख। तो नेक्स्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस गवर्नमेंट हैड ट्राई टू टैक्स पीएफ सेविंग। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस गवर्नमेंट ने ट्राई किया हो कि सेविंग पे लगाना, टैक्स पे सेविंग पे लगाना। इन्होंने साइटिंग, क्या उदाहरण देते हुए, साइटिंग मतलब किसी अपनी बात को रखने के लिए कोई उदाहरण देना, टू मेंशन समथिंग, टू मेंशन एज अ प्रूफ इट्स अब्यूज बाय द रिच। अब्यूज का मतलब तो होता है किसी से क्रुएल्टी से बात करना, एग्रेसिवली बात करना, पर यहाँ पे अब्यूज का मतलब ये है टू यूज समथिंग फॉर रॉन्ग पर्पस, रॉन्ग पर्पस। जो बाय द रिच, रिच लोग नाउन है ये, ठीक है। तो क्या एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं, दा लगा के। तो ये कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इस पीएफ सेविंग पे टैक्स लगाना। क्या एग्जांपल देते हुए कि इसका मिसयूज किया जा रहा है अमीर लोगों के द्वारा, सारा पैसा अपना प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं और इनकम के नीचे आ जाते हैं स्लैब में और हम टैक्स नहीं लगा पाते। पहले भी इन द 2016-17 बजट, इसमें भी क्या किया था, इट प्रपोज, गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया था इट गवर्नमेंट के लिए, टू टैक्स 60% ऑफ ईपीएफ बैलेंसेज एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। कह रहे हैं हम ईपीएफ पे 60% जो ईपीएफ है उस पे तो टैक्स लगाएंगे जब भी आप अपना पैसा सारा निकालते हो। बट बैक ट्रैक्ड आफ्टर ए बैकलैश, पीछे हट गए आफ्टर ए बैकलैश। बैकलैश का मतलब यही होता है सरकार की नीतियों के द्वारा की आलोचना करना, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसीजन। तो लोगों ने बहुत इसकी आलोचना की, ठीक है। एक तरफ हम पैसा बचा के पीएफ में डाल रहे हैं, उसको आप यूज़ भी कर रहे हो, एक तरफ से गवर्नमेंट पे ही तो जा रहा है वो पैसा। जैसे कोई एम्प्लॉई है पैसा डाल रहा है, तो वो जो पैसा है गवर्नमेंट ही तो यूज़ कर रही है इतने सालों तक। कह रहे एक तो यूज़ करे, ऊपर से क्या कहते हैं उस पर टैक्स लगाओगे जब हम वापस लेंगे 60% पे। तो ये बहुत आलोचना हुई थी, पीछे हटा लिया अपना डिसीजन। चलिए नेक्स्ट, नाउ इट हैज़ कवर्ड, क्या कह रहे हैं देखो, नाउ इट हैज़ कवर्ड इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इनटू द जीपीएफ। अब इन्होंने किनको कवर कर लिया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी कवर कर लिया जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू द जीपीएफ। जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है उनको कहा जाता है जीपीएफ, और जो सिंपल प्राइवेट के ईपीएफ बोल देते हैं उसको एम्प्लॉय, तो उनको भी इन्होंने ले लिया है उसमें टैक्स में। बट उनको छोड़ दिया नेशनल पेंशन सिस्टम वालों को, आई थी ना ऊपर, नेशनल पेंशन स्कीम के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे उनकी 2 लाख से ऊपर भी है एक साल में अनटच्ड, उसको नहीं छुआ। तो जो भी ये टैक्स ट्रीटमेंट में इनिक्विटी दिखाई है, टैक्स ट्रीटमेंट में जो भी इनिक्विटी, कोई भी बराबर नहीं समझा, इनिक्विटी का मतलब क्या होता है, नॉट फेयर। तो जो टैक्स ट्रीटमेंट में फेयर की नेशनल पेंशन वालों पे लगाई नहीं, इन पे ईपीएफ और जीपीएफ वालों पे लगा दी। बिटवीन इंडियाज़ लिमिटेड रिटायरमेंट सेविंग, जो भी ये इनिक्विटी दिखाई है गवर्नमेंट ने, किसके, इंडिया की जो लिमिटेड रिटायरमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट असाइड। असाइड का मतलब यही होता है जो भी आदमी कुछ पैसा बचाता है, असाइड, आई सम मनी, आई जैसे मैंने बोला आई सेट असाइड सम मनी ईच मंथ टू कैप सेपरेटली। तो ये जो भी जो पैसा लिमिटेड अमाउंट में, लोग यहाँ नौकरियाँ हैं सबके पास, तो ये कह रहे हैं जितना भी कोई बचाता है तो उसको भी आपने ऐसे टैक्स किसी पे लगा रहे हो किसी पे नहीं लगा रहे हो। एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय हैव सम सीरियस डाउट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी ये लगाया आपने इसमें, एम्प्लॉय भी और उसको जॉब देने वाला एम्प्लॉयर भी, बहुत ज़्यादा सीरियस डाउट है, ठीक है, इस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसके ऊपर। द वर्ड्स, कुछ जो सीतारामन जी ने हमने बजट में बोला है, द वर्ड्स इन अ प्रीवियस ईयर फॉर वन सजेस्ट दैट दिस विल बी अ टाइप ऑफ रेट्रोएक्टिव टैक्स। कुछ प्रीवियस ईयर यूज़ कर दिया उन्होंने अपनी लाइन में, इससे ऐसा पता लग रहा है कि ये एक तरह का रेट्रोएक्टिव टैक्स है। रेट्रोएक्टिव मतलब कि ये अब आगे से शुरू नहीं होगा, पीछे से लपेटा जाएगा सबको। पीछे से कैसे, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, लपेटा ये नहीं है क्या बोल रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा आपको क्लियरली। चलिए जो ये मैं क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, द वर्ड्स इन अ प्रीवियस ईयर फॉर वन सजेस्ट दिस विल बी टाइप ऑफ रेट्रोएक्टिव टैक्स। कह रहे हैं तो रेट्रोएक्टिव वो होता है जो पहले से शुरू हो, पास्ट डेट से, इफेक्ट फ्रॉम ए डेट इन द पास्ट। तो ये कह रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि पीछे से भी लग रहा है। प्रीवियस ईयर का तो मतलब यही है ना कि आगे से नहीं, पिछले एक साल से भी जिसने 2.5 लाख से ऊपर रखे हैं पैसे, हम टैक्स लगा देंगे। टैक्सिंग फ्यूचर इनकम इवन ऑन पास्ट ईयर्स, तो कह रहे हैं फ्यूचर इनकम पर टैक्स लगेगा, यहाँ तक कि पास्ट के जो साल है उन पे भी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर ₹2.5 लाख, जिनका 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर व्हेन एंड हाउ द टैक्स इज टू बी पेड। ये भी क्लियर नहीं है कब और कैसे टैक्स पे किया जाना है। एट रिटायरमेंट
और ईच ईयर डेट द पीएफ रेट इज अनाउंस्ड। क्या कह रहे हैं, देखो एक सेकेंड, हाँ तो आपको मैंने यही बताना है, ये जो सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है ये भी क्लियर नहीं है, कब और कैसे ये टैक्स लगाया जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम जब सारा पैसा निकलवाते हैं, और हर साल डेट द पीएफ रेट इज अनाउंस, जब पीएफ रेट अनाउंस किया जाता है कि इतना परसेंट मिलेगा आपको, इतना परसेंट मिलेगा जो भी आप पैसा जमा कर रहे हो, हमें मिलेगा ना, कहीं आप पैसा जमा करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम या फिर तब जब ये हर साल पीएफ रेट अनाउंस किया जाता है, तब हर साल लोगे आप हमसे टैक्स। चलिए, द सीबीडीटी चीफ, क्या होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, डायरेक्ट सीधा लग जाएंगे जो आपकी इनकम पे, तो उसके चीफ ने क्या कहा है, हैज सेड एम्प्लॉय शुड इंक्लूड सच इनकम इन देयर एनुअल टैक्स रिटर्न्स। उन्होंने क्या कहा है कि एम्प्लॉय को अपनी ये इस तरह की इनकम को एनुअल टैक्स रिटर्न में फाइल करना चाहिए कि हमने रिटर्न भरा है, इसका टैक्स वगैरह जो भी रिटर्न तो भरते ही हमको, ये आपने इनकम है, क्या होता है टैक्स फाइल करना, जो भी आपकी इनकम है, कितना खर्चा हुआ, कितना टैक्स दे रहे हो, उसमें आपको इंक्लूड करना चाहिए इस चीज़ को, जो भी आप टैक्स वगैरह भरोगे या जो भी इनकम है, इंक्लूड सच इनकम इन देयर एनुअल टैक्स रिटर्न, इस इनकम को। विच में वर्क फॉर जीपीएफ मेंबर, जो उनके लिए भी वर्क करेगी, जनरल प्रोविडेंट फंड मेंबर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, होज इंटरेस्ट रेट इज अनाउंस्ड एवरी क्वार्टर, जिनका इंटरेस्ट रेट अनाउंस कब किया जाता है, एवरी क्वार्टर, मतलब हर 3 मंथ्स में, क्वार्टर 3 मंथ्स का। बट नॉट फॉर ईपीएफ अकाउंट्स एज इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्लेयर रेट एंड क्रेडिटेड इवन लेटर। तो कह रहे हैं उन पर नहीं होगा जिनका डिक्लेयर, ईपीएफ जो सिंपल एम्प्लॉइज होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, उनका तो बाद में डिक्लेयर होता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें, गवर्नमेंट का तो हर क्वार्टर में, और इनका डिक्लेयर भी बाद में होता है और क्रेडिट भी बाद में होता है। फाइनली दिस में नोट बी स्मार्ट टाइमिंग फॉर ए गवर्नमेंट लुकिंग, कह रहे हैं ये सही टाइम भी नहीं है जहां गवर्नमेंट लुकिंग टू का मतलब एक्सपेक्ट कर रही है, लीन ऑन का मतलब डिपेंड ऑन ह्यूज बोरोइंग्स। गवर्नमेंट इस वक्त किस चीज़ पर डिपेंड है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, उधार मिल जाए गवर्नमेंट को, ताकि वो इकोनॉमी को सुधार सके। और कब होगा ये इकट्ठा, जब लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा रखेंगे ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट ही तो यूज़ करती है उस पैसे को, प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट तक तो गवर्नमेंट ही यूज़ करती है, ठीक है, या हर साल लगा लो गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है। तो अभी जब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, किस पे डिपेंड है, ह्यूज बोरोइंग्स पे, ह्यूज मतलब उधार बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसे वक्त में गवर्नमेंट को डेंट नहीं करना चाहिए लार्ज इनफ्लोज इनटू ईपीएफ, लार्ज इनफ्लोज इनटू ईपीएफ। ओके, तो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ह्यूज बोरोइंग को टू डेंट लार्ज इनफ्लोज इनटू ईपीएफ। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ इस सेंटेंस में, इसको क्लियरली समझो कि अगर आपने लाइन क्लियरली नहीं समझी ना, फिर आपको समझ नहीं आने वाला कुछ भी। तो ये कह रहे हैं जब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, किस पे डिपेंड है, ह्यूज बोरोइंग्स पे, टू डेंट लार्ज इनफ्लोज इनटू ईपीएफ। तो गवर्नमेंट जब किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है, किस पे डिपेंड कर रही है गवर्नमेंट, ह्यूज बोरोइंग, कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। कैसे होगा, जब प्रोविडेंट फंड में चाहे अमीर है चाहे गरीब है पैसा रखे, उसे यूज़ करे। तो ऐसे वक्त में डेंट नहीं मारना चाहिए। डेंट का मतलब जैसे कार में डेंट लग गया, कुछ इफेक्ट पड़ गया, हार्मफुल इफेक्ट, तो कह रहे हैं ऐसे केस में जो इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है इनटू ईपीएफ में, उसे मत मतलब छेड़ो, मतलब नेक्स्ट, डेंट का मतलब इफेक्ट मत डालो उस पर, कि ऐसे करोगे तुम कि भाई फिर वो पैसा ही नहीं डालेगा एम्प्लॉई आपका, कर लेना फिर जो करना है, उतना ही डालेगा जितने पे टैक्स बचाना है उसको, और अगर ज़्यादा डाल देगा तो तुम्हारे काम आएगा। चलो, मोस्ट ऑफ इट्स कॉर्पस इज़ कैप्टिवली डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में, मोस्ट ऑफ इट्स कॉर्पस। अब देखो कॉर्पस का मतलब एक तो रिटर्न डॉक्यूमेंट भी होते हैं, पर यहाँ ये मीनिंग नहीं है। कॉर्पस का मतलब होता है टोटल अमाउंट। जैसे मैंने कहा, मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाना है, तो एक इक्विटी की कीमत है 10 रुपये, तो हम 100 जने हैं तो ख़रीद लें तो 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। तो इसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है ना ईपीएफ का, इज़ कैप्टिवली, कैप्टिवली का मतलब पूरा अंडर कंट्रोल, डिप्लॉयड का मतलब, तो डिप्लॉय के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मिलिट्री वगैरह डिप्लॉय कर देना, जहाँ युद्ध होना है वहाँ हथियार वगैरह टाइम पे पहुँचा देना। एक डिप्लॉय होता है यूज़ करना किसी चीज़ का इफेक्टिवली, किसी चीज़ का यूज़ करना इफेक्टिवली इन
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो कह रहे हैं टू डेंट लार्ज इन्फ्लो इनटू ईपीएफ मोस्ट ऑफ इट्स कॉर्पस इज कैप्टिवली डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो कह रहे हैं ज़्यादातर जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में डिप्लॉय होता है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है? अरे गवर्नमेंट को पैसा उधार चाहिए कंपनी से कहीं से, तो वो कहाँ से इकट्ठा करती है? कोई बिजनेस तो कर नहीं रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कभी बिजनेस नहीं करती। अरे गवर्नमेंट एक बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड का मतलब अपने पैसे उठाती है कहीं से, लोन लेती है। किससे लेगी? बड़े बड़े कंपनी से, और उन्हें कह देगी अल्ले भाई बॉन्ड ले लिया, साइन कर दिया और अमीरों से पैसा ले लिया और अपने पास रख लिया लोगों पे लगाने के लिए। हॉस्पिटल्स पे तो लगाती नहीं है, स्कूल पे तो लगाती नहीं है, या कहीं भी अगर कोई गवर्नमेंट अब लगाएगी कहीं तो लगाएगी। जैसे कोई पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए देश में, सड़कें बनानी है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अपने गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर देती है, ले लेती है पैसा और उन्हें टाइम पर वो भी देती है ब्याज इस चीज़ का। तो प्रोविडेंट फंड वहीं से तो काम आता, प्रोविडेंट फंड का पैसा ये गवर्नमेंट को तो काम आता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इसकी जो अमाउंट है कहाँ पे होती है? गवर्नमेंट फंड में डिप्लॉय होती है। मतलब एक बॉन्ड सा साइन कर देती है जिससे पैसे लिए हैं, मतलब कागज़ से मैं लिख दिया। आपने फिल्म मूवी देखी होगी शायद, अभी स्कैम आई थी, उस पर कुछ ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये बैंकिंग टर्म्स है, गवर्नमेंट ने अपना पैसा मतलब लेना है किसी से, बॉन्ड साइन करके कोई कागज़ पे लिख दिया हमने तुमसे इतने लिए हैं, इसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ऐसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं ज़्यादातर अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड में यूज़ होता है, जो पूरे सरकार के अंडर कंट्रोल में होता है, इफेक्टिवली यूज़ होता है। वाइल द गोल ऑफ टारगेटिंग HNIs, क्या कह रहे हैं? वाइल द गोल ऑफ टारगेटिंग HNIs मीनिंग कह रहे हैं जबकि जो गोल है हायर नेटवर्थ इनकम इंडिविजुअल्स यूजिंग द PF सेविंग टू अवॉइड टैक्सेशन इज लॉडेबल। कह रहे हैं जो गोल है ना गवर्नमेंट का, टारगेट करना किनको? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को PF फंड का यूज़ करके, ये तो जो अवॉइड हो रहे हैं, टैक्स से बच रहे हैं, ये तो तारीफ के लायक है, ठीक है। द सेंटर, फिर भी सेंटर को क्या करना चाहिए? शुड कंसीडर रिकैलिब्रेटिंग। रिकैलिब्रेटिंग का 2 मीनिंग होते हैं, एक तो किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ छेड़छाड़ कर देना ताकि वो एक्यूरेटली मेजर करे कोई चीज़, एक होता है रिकैलिब्रेटिंग का मतलब अपने किसी तरीके को बदलो, जैसे इंस्ट्रूमेंट को बदलो ऐसे ही अपने तरीके को बदलो और सोचो ढंग से। तो कह रहे हैं सेंटर को क्या करना चाहिए? चेंज द वे यू वांट थिंक और डू समथिंग, ठीक है, कुछ तरीके में चेंज लाओ, कुछ करने में सोचने में कुछ तरीके में चेंज लाओ। तो सेंटर को क्या करना चाहिए? रिकैलिब्रेटिंग द अर्थमेटिक एंड ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ दिस टैक्स, दोबारा से सोचना चाहिए कैसे लगाओगे, क्या कैलकुलेशन करोगे इस टैक्स के लिए। माना कि तुमने ये उसके लिए किया है, जो ज़्यादा कमाते हैं अपनी इनकम बचा रहे हैं प्रोविडेंट फंड में डाल के ताकि टैक्स से भी बच जाएं और बाद में सरकार से इंटरेस्ट भी खा लें, फिर ये तो तारीफ लायक है, फिर भी इस पे थोड़ा इसके अर्थमेटिक पे काम करो। 2.5 लाख से ऊपर तो एक आम आदमी भी जमा कर ही लेता है, तो तुम सब पे ही लगा रहे हो, कुल मिला के अमाउंट बहुत लो है। चलिए, आई थिंक समझ आया होगा आप सभी को। चलिए, अगर ये एडिटोरियल की जो भी PDF आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल सकती है, ओके। या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे नंबर पे 8708243324 इस पे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।